आइए स्टार्ट करते हैं अपने। मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये करवाई थी और इसके तहत मैंने आपको ये बताया था कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पश्चिमी कार्डिलेरा के बारे में पढ़ा था अपनों ने, और पश्चिमी कार्डिलेरा में मैंने आपको जो पर्वत पठार थे उनके बारे में जानकारी दी थी। मैंने आपको अंतःपर्वतीय पठार के बारे में बताया था। 2 प्रकार के पठार थे, एक महाद्वीपीय पठार था, एक अंतःपर्वतीय पठार था। ओजार्क नाम से, एडवर्ड के नाम से बताए थे ना सारी चीज़ें। तो वहाँ पर हमने कुछ पठारों के बारे में चर्चाएं कर ली थी भी, ऐसा पठार है, ये पहाड़ ऐसा है। देखिए यहाँ पर एक स्टार डाल के लिखिए ग्रेट बेसिन। याद कीजिए, मैंने बताया था ना आपको ग्रेट बेसिन के बारे में। ग्रेट बेसिन के बारे में मैंने अब बताया था आपको। ग्रेट बेसिन तो किन के बीच में होता है ये ग्रेट बेसिन, बताओ? बताया था ना, सीरिया नवेदा और वो स्थिति तो पता लगी। वो यहाँ इसकी विशेष बात लिखते हैं, इसमें लिखो यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए प्रसिद्ध है। फिर लिखिए यह है स्वीटीज फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। स्वीटीज फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। स्वीटीज स्वीटीज फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखो इसका। देखिए स्वीटीज फार्मिंग क्या होती है। फार्मिंग मतलब फार्म, फसल वगैरह। यदि एक बार में, एक वर्ष में एक ही बार फसल बोई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वीटीज फार्मिंग बोलते हैं। लिख दीजिए, थोड़ा सा शब्द पता होना चाहिए। ऐसी फार्मिंग जिसमें एक वर्ष में ऐसी फार्मिंग जिसमें एक वर्ष में केवल एक ही बार फसल बोई जाती है। चले आइए, चलो आओ देखो, मेरे कल का रजिस्टर देना एक बार। कल वाला रजिस्टर दो। आपका डायग्राम कहाँ है बेटा? अच्छा, चिपका है नहीं क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने आपको 2 चीजें करवाई थी, इधर देखना 2 मिनट। एक पठार था, ठीक है ना, उसको 2 भागों में बांटा था मैंने, ठीक है ना। एक, अरे भाई इधर देखो, ध्यान दो, ठीक है ना, बीच मत बोलो किसी। एक अंतःपर्वतीय पठार था,
एक महाद्वीपीय पठार था। इधर तो ओजार्क और एडवर्ड आ गए थे, यहां मैंने आपको लिखाया था यूकान का पठार, यही था ना। यहां जगह बची होगी, नहीं बची क्या? दूसरा लिख दीजिए, मैं ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, एक बार उसको मैं थोड़ा सेट कर रहा हूं, ये थोड़ा सा अलग करेंगे इसको। लिख दो, दूसरा लिखो ब्रिटिश कोलंबिया पठार। यूकान का पठार जहां लिखाया था ना, वहां दूसरा लिख दो ब्रिटिश कोलंबिया पठार। हो गया, ठीक है ना। यूकान का पठार, फिर उसके नीचे हमने क्या किया था? ब्रिटिश कोलंबिया पठार, है ना। उसके नीचे क्या किया था? उसके नीचे तीसरा क्या था? है? नहीं जी, इधर दो। अरे नहीं 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 बेटा, नहीं ये नहीं है, ये मैंने आपको कराया था यूकान का पठार, ये हो गया। ब्रिटिश कोलंबिया पठार ये हो गया। अब तीसरा कोलंबिया पठार था, है ना। ठीक है, आप ऐसे करो, ये जो इसको है ना, नहीं नहीं इसको थोड़ा सही करो बेटा, इसको तीसरा नंबर डालो ग्रेट बेसिन की जगह, इसको लिखो कोलंबिया पठार। सीक्वेंस होगी तभी तो क्लियर कर पाओगे चीजों को। हाँ, ये ग्रेट बेसिन है, इसको काट कर कोलंबिया का, ग्रेट बेसिन को काट कर कोलंबिया का पठार कर लो। ग्रेट बेसिन को काट कर कोलंबिया का पठार कर लो। क्लियर होगी बात सारी। इस कोलंबिया के पठार में केवल एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि ये काली मिट्टी पाई जाती है, बस। ब्रिटिश कोलंबिया के पठार में कोई बात ऐसी महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ी सी आपको ये जानकारी होनी चाहिए किन के बीच में है, ठीक है ना। वो मैंने वहां लिखाया हुआ है। ऊपर यूकान का पठार है, उसमें ब्रुक है और अलास्का है, उसके बीच में वो बात हमारी हो गई थी सारी। यूकान के पठार की फिर भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं कि इससे मैकेंजी नदी निकलती है, लेकिन वो बात आगे क्लियर हो जाएगी, इसलिए इसको यहां भरने की जरूरत नहीं है। अब चौथा लिखिए ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथा लिखिए ग्रेट बेसिन। आराम से लिखना, बिना बात किए हुए, बेटा समझिए चीजों को, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ग्रेट बेसिन ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता लग जाएगा आपको। लिख दीजिए नॉर्थ अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतःपर्वतीय पठार, लार्जेस्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका। लार्जेस्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका, अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात कर देता है। इसमें लिख दीजिए इस पठार पर बहुत सारी लवणीय झीलें पाई जाती है, साल्टी लेक। इस पठार पर बहुत सारी लवणीय झीलें पाई जाती है, बहुत सारी लवणीय झीलें पाई जाती है, जैसे ग्रेट साल्ट लेक, जैसे ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक। ये है उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट साल्टी लेक इन नॉर्थ अमेरिका। एक तो बड़ी है और दूसरी साल्टी है, मतलब खारे पानी की, ऐसे समझ सकते हो आप। आगे मैं आपको मैप के अंदर भी डलवा दूंगा, आगे भी जब झीलें पड़ेंगे ना तो आएगी ये चीज।
तो दूसरी इसकी ये ग्रेट साल्ट लेक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है इस पठार की। तीसरी जो इसकी विशेषता है ग्रेट बेसिन की, आइए ग्रेट बेसिन में आइए, इसमें एक घाटी पाई जाती है, वैली बोलते हैं इसको, वैली। इसका नाम है डेथ वैली, मृत घाटी, डेथ वैली, मृत घाटी के नाम से जानते हैं इसको। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों ही चीजें महत्वपूर्ण है इसकी ग्रेट बेसिन की, ये थोड़ी सी ज्यादा है। डेथ वैली, यहां तक पूछ लेते हैं कि डेथ वैली कहां पाई जाती है। तो ये जो डेथ वैली है इसकी जो स्थिति है पूर्वी कैलिफोर्निया, पूर्वी कैलिफोर्निया, याद कीजिए मैंने कैलिफोर्निया आपको बताया था, जस्ट आपके दिमाग में क्लिक हो गया था, हो गया कहां है, ठीक है ना। अब चीजें देखो कैसे आप खुद बोलोगे। यदि मैं इसके बारे में कहूं कि ये रोकीज पर्वतमाला के पश्चिम में है या पूर्व में है, पश्चिम में है, ऑब्वियसली बात है, तो इसके आगे लिख दीजिए। ऐसे ही एग्जामिनर आपको तंग करता है, रोकीज पर्वतमाला के पश्चिम में। चले, अब ये जो डेथ वैली है ये मोजेव डिजर्ट का एक भाग है, वन पार्ट ऑफ मोजेव डिजर्ट, मोजेव डिजर्ट। मोजेव डिजर्ट। अब यदि मैं आपसे ये कह दूं क्या मोजेव डिजर्ट रोकीज पर्वतमाला के पश्चिम में है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मोजेव डिजर्ट जो है कैलिफोर्निया के तहत आता है? और क्या होता है तो। और वैसे इतना ज़्यादा आपसे पूछता नहीं है कोई, बहुत देखो मैं ये तो मैं कभी नहीं कहूँगा आज के टाइम में कि भाई जो क्वेश्चन है ये आपके नहीं आ सकता। ये तो आप यदि 1 साल से भी या 1.5 साल से भी तैयारी कर रहे हो तो आप ये बात तो आप समझ गए होंगे कि आपको, जब आप, मेरा ऐसा मानना है कि आईएएस लेवल की तैयारी करोगे तो एसएससी का एग्जाम क्लियर करोगे, और आरएएस लेवल की तैयारी करोगे तो राजस्थान का कोई एग्जाम क्लियर करोगे। ये बात तो आपको गांठ बांध लेना, सिंपल सी बात। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें ये नहीं पूछेंगे या उसमें ये नहीं पूछेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो दिमाग से निकाल देना। जिसके दिमाग में यदि कोई ऐसा हो कि ये पटवारी में नहीं आएगा, ये इसमें आएगा, तो दिमाग से निकाल देना ये तो। और जो नहीं निकाल सकता है वो 1-2 साल तैयारी कर ले, अपने आप निकल जाएगी, उसकी आप टेंशन ना रखें, वो आप टेंशन मत रखो। तो जब ये क्वेश्चन आते हैं, चाहे इनकी संख्या कम होगी लेकिन ये मेरिट तय कर देंगे। वैसे आपके अब तक जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो ये आया है कि मोजेव मरुस्थल किस महाद्वीप के तहत आता है? उत्तरी अमेरिका। यहां तक कि आपको तो कैलिफोर्निया तक का पता हो गया, आपको तो स्थिति के बारे में पता होगी, तो उत्तरी अमेरिका की तो औकात ही क्या है, ठीक है ना। और फिर अंदरूनी को यदि बात पूछे, पूछ भी लेता है वो कौन सा मोजेव है ये। अब यहां पर एक लाइन लिखिए, इस डेथ वैली की स्पेशलिटी, इसको स्पेशली टिक करो, ये बहुत बार आता है। लिखिए, इस घाटी के निम्नतम बिंदु की समुद्र तल से गहराई 86 मीटर, ये 86 मीटर पूछा गया है कि मृत घाटी के निम्नतम बिंदु की गहराई कितनी होती है। ठीक, ये जो है ये है उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका।
ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसको कभी ऐसे नहीं लिखते हैं जैसे कई बच्चे लिख देते हैं उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु, ऐसा नहीं होता है कभी। सबसे शब्द निम्नतम के अंदर ही आ चुका है। जब हमने निम्नतम कह दिया ना, इंग्लिश में लोवेस्ट कह दिया, मतलब ये क्लियर कर रहा है कि सबसे नीचे यही है। तो सबसे नीचे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे और भी चीजें आएगी। जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तब भी ये सरदर्दी आपके सामने आएगी। इसको समझ लो एक बार। आप जब भी रेलवे स्टेशन पे जाते हो या कहीं और भी, आपने ये शब्द जरूर पढ़ा होगा कि ये समुद्र तल से इतना ऊंचे है या ये समुद्र तल से इतना नीचे है, जो भी आपने पढ़ा हो, ठीक है ना। तो होता क्या है कि हम ऊंचाई मापते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है वो मुंबई से मापी जाती है। हमने एक मानक बनाया है, ये जो मुंबई वाला जो क्राइटेरिया है ना, यहाँ जो मुंबई है उसको हमने एक आधार बना लिया। हमने कह दिया भी इसकी ऊंचाई जो है हमने एक मान ली, समुद्र तल से ऊंचाई मान ली, हमने इसको 0 मान लिया, मान लीजिए एक स्केल मान लिया। अब ये हमने स्केल मान लिया। अब भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में तो ऊपर की तरफ जाओगे तो पहाड़ आ जाएंगे, नीचे की तरफ जाओगे तो घाटियां आ जाएगी, नदियां आ जाएगी, झीलें आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। तो कोई जगह ऐसी भी तो होगी जो मतलब इस बिंदु से नीचे होगी, ऐसी तो होगी ना, जैसे सांबर झील, ठीक है, इससे नीचे। तो हम उसको क्या कहेंगे, यह समुद्र तल से इतना नीचा है, समझे ना। मतलब जब मुंबई से इसकी तुलना करेंगे तो पता लगा कि ये तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब ये समुद्र तल से नीचा हो गया। यदि कोई ऊपर गए, हिमालय आ गया तो वो थोड़ा ऊंचा आ गया, तो जैसे मान लीजिए ये आ गया तो हम कहेंगे ये समुद्र तल से इतना ऊंचा है। क्लियर होगी, ये ऐसे होता है हर जगह पर ही। उत्तरी अमेरिका में भी ऐसे है। तो उत्तरी अमेरिका में जो मानक माना गया है, ठीक है ना, कोई भी मानक मान लिया, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, जैसे मानक 0 मान लिया वहां पर, तो ये जो मृत घाटी का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो यहां पर 86 मीटर है और ये सबसे निम्नतम है। समझे ना आपको, ये चीजें होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि ये जो सांबर झील है ये समुद्र तल से 8 मीटर नीचे है, मैं ये कह दूं समुद्र तल से 8 मीटर नीचे है, तो इसका मतलब ये समुद्र तल से नीचे आ जाएगी। मैं कह दूं ये पहाड़ी जो है या ये जम्मू कश्मीर है ये समुद्र तल से इतना ऊंचाई पर है, तो मतलब समुद्र तल ये आ गया और उसके ऊपर हम चल रहे हैं। कभी आप जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह की या कश्मीर की इनकी यात्रा करोगे, कभी मसूरी वगैरह जाओगे तो आपको पता वहां जगह जगह पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे, आप इतनी ऊंचाई पर हो, आप इतनी ऊंचाई, हमें पता नहीं, हमें लगता है हम धरातल पर ही हैं, जबकि वास्तव में हम पहाड़ के ऊपर जा चुके होते हैं। वो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे सारे। ये कोई चीज ना समझ में आए तो बाद में पूछ लेना। ये समुद्र तल से इतनी ऊंचाई होती है। ये 86 जो मीटर है इसको टिक कर लीजिए स्पेशली। आइए इसमें एक लाइन लिख दीजिए, यहां मृत घाटी में लिख दो, मृत घाटी में लिखो, यह विश्व के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक है। गर्म क्षेत्रों में से एक है, ठीक है ना, सबसे गर्म क्षेत्र नहीं है, गर्म क्षेत्रों में से एक है। सबसे गर्म क्षेत्र तो अलग चीजें हैं, अल अजीजिया है, लीबिया का बाग है। एशिया की बात करोगे तो वो जेकोबाबाद है, वो अलग चीज है। मैंने कहा सबसे मतलब गर्मी पड़ती है। इसमें आप लिख दीजिए चाहे ब्रैकेट में 56 डिग्री सेंटीग्रेड, 56 डिग्री सेंटीग्रेड। चले अब देखिए डेथ वैली है, ये ग्रेट बेसिन के अंदर है, ठीक है, और ग्रेट बेसिन आप सियरा नेवेदा और रॉकीज पर्वत के बीच में है। लेकिन ये जो डेथ वैली है, ठीक है, और ये रॉकीज पर्वत है, इसके बीच में भी एक पठार है।
आगे चलकर हम बात करेंगे। इसे कहते हैं कोलोराडो का पठार। एक छोटा सा पठार है, इससे कोलोराडो नामक एक नदी भी निकलती है। जब मैं वो नदी कराऊंगा तब बताऊंगा वो। तो आप यहां जानकारी के लिए एक बात लिख दीजिए, डेथ वैली और रॉकीज पर्वत के बीच में डेथ वैली और रॉकीज पर्वत के बीच में कोलोराडो का पठार पाया जाता है। कोलोराडो का पठार पाया जाता है। कोलोराडो का पठार पाया जाता है। ठीक, चलिए ये है जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रेट बेसिन ये है। आप कुछ भी ना पढ़ो तो ग्रेट बेसिन के ये 3 पॉइंट मत छोड़ देना। एक तो डेथ वैली, और एक मैंने आपको उससे पहले करवाया ग्रेट साल्ट लेक हो गई ये। 5वां लिख दीजिए मेक्सिको का पठार। 5वां लिख दीजिए मेक्सिको का पठार। चले, ये मेक्सिको के पठार में कुछ नहीं, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल के बीच में ये पाया जाता है, वो वहाँ हो गई, इसको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये हो गया जी आपका पश्चिमी कार्डिलेरा, पूरा हो गया, ये मेन था। अब आ जाइए दूसरा लिखिए, दूसरा भाग है वो लिखिए कैनेडियन शिल्ड। कैनेडियन शिल्ड, कैनेडियन शिल्ड। कैनेडियन शिल्ड, जल्दी जल्दी लिख दो। स्थिति लिखिए उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में, जहां मैंने आपको स्थिति बताई थी, आप चेक कर सकते हो इसको, उत्तरी पूर्वी भाग में है नॉर्थ अमेरिका के। शिल्ड, शिल्ड क्या होता है? कोई पथरीली जगह होती है। तो ये वास्तव में क्या है, इसमें लिखो, यह एक कटा फटा पठार है। यह एक कटा फटा पठार है। पठार है, इसकी जो औसत ऊंचाई है 300 से 400 मीटर। 300 से 400 मीटर। फिर लिखिए यहां पर गोल्ड, प्लेटिनम व सिल्वर के भंडार पाए जाते हैं। गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर के भंडार पाए जाते हैं। फिर लिखो यह हडसन की खाड़ी के द्वारा घिरा हुआ है। हडसन की खाड़ी, बे ऑफ हडसन, हडसन की खाड़ी के द्वारा घिरा हुआ है। हडसन की खाड़ी के द्वारा घिरा हुआ है। अब देखो, जो चीजें आपने पढ़ी, पहले आपने डायग्राम बनाया, फिर आपने हडसन की खाड़ी भी पढ़ी, तो आपके दिमाग में आ गया भी उत्तरी अमेरिका के ऊपर की तरफ है भाई। चीजें कुछ धुंधली धुंधली यादें जरूर रहती है, ठीक है ना। कम से कम इतना तो जान गए कि हडसन की खाड़ी का संबंध उत्तरी अमेरिका से है। ठीक, आइए देखो,
उत्तरी अमेरिका है। और जब आप यहाँ देखते हो तो आपको इस स्थिति में हडसन की खाड़ी मिलती है, हडसन की खाड़ी। ये हडसन की खाड़ी है, इसका जो उत्तरी भाग है, ठीक है ना, ये पोर्शन, ये इसका दक्षिणी भाग है, साउथ पोर्शन है ये। इसका जो उत्तरी भाग है ये तो क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है। और इसका जो दक्षिणी भाग है यहां पर क्या है, टेंगा वनस्पति होती है। याद कीजिए इस साइड में कनाडा आ जाएगा, और कनाडा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका 40% भाग टेंगा वनस्पति से ढका हुआ है। टेंगा वनस्पति क्या होती है बता दिया, शंकु के आकार के पौधे होते हैं बर्फ के कारण, और ऊपर इसके ग्लेशियर वगैरह होते हैं, आगे चलकर हम बात करेंगे। ये ऊपर है ना, ये बर्फ से ढका हुआ रहता है, ग्लेशियर टाइप के होते हैं, यहीं से नदियां निकलती हैं। तो उत्तरी अमेरिका की जो नदियां होगी ना, मैक्सिमम उनका उद्गम जो है ना बर्फीले प्रदेश से ही होगा, ठीक है ना। ये आगे चलकर और पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना तो आप जानते ही हो कि ग्लेशियर क्या होते हैं, जो बर्फ से ढके होते हैं वो। तो इसमें ये कोई वैसे खास बात नहीं है, कोई एग्जाम वाली बात नहीं है। मेन जो बात है वो ये है, इसके बीच का पोर्शन, ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है। ये जो बीच का पोर्शन है, इस बीच के पोर्शन को कहते हैं कनेडियन प्रेरीज। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है काम की बात, कनेडियन प्रेरीज। चले, अब आप देखिए, ये जो कनेडियन प्रेरीज है, आपसे वैसे तो कनेडियन भी बोल देते हैं, प्रेरीज भी सीधा भी पूछ लेते हैं। ये क्या है, ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। इसको बोलते हैं टेम्पेरेट, टेम्पेरेट ग्रासलैंड, इंग्लिश में लिखना चाहो तो टेम्पेरेट, टेम्पेरेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। आगे जहां भी आ जाए वो यही गुण रखेंगे। जैसे यहां पर एक मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का नाम है चिरनोजम, मिट्टी का जो नाम है चिरनोजम। चिरनोजम मिट्टी है, ठीक। ये जो चिरनोजम मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी किसके लिए फायदेमंद होती है, गेहूं व मक्का के लिए। तो इसमें लिख दीजिए, चिरनोजम मिट्टी के नीचे लिखो, यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ठीक है, फिर नीचे लिख दो, चलो, यह गेहूं व मक्का के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं और मक्का के लिए प्रसिद्ध है।
गेहूं व मक्का के लिए प्रसिद्ध है। चले, अब देखो जहां भी आपके आ जाए पूरा यही आंसर होगा इसका। जैसे दक्षिणी अमेरिका हम पढ़ेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा पंपास बहुत आता है, वो भी प्रेरीज और पंपास गोद लिए हुए हैं। तो पंपास भी सेम यही है, ठीक है ना। पहले तो क्या कहते थे, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, प्रेरीज, यहां तक आ जाता था, हो जाता था। अब क्या लिखता है, उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो ऑप्शन में क्या देता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है ना, प्रेरीज, और फिर उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, शीत कटिबंधीय घास का मैदान, ऐसे देता है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। तो पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। इसका मतलब देखो जो जलवायु होती है ना वो सेम ही होती है। यदि शीतोष्ण कटिबंधीय है ना तो वहां पर सेम ही मिलेगा, कोई थोड़ा बहुत अंतर आ जाए वो अलग बात है। तो पंपास में भी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, चिरनोजम, एक ही बात, ठीक है। तो पंपास में कौन सी फसल होगी, गेहूं और मक्का की फसल, वहां भी यही होती है, बस कुछ फसलें अलग हो जाती है, वो एक अलग बात है। भाई आप देख लीजिए, आप अपने क्षेत्र विशेष में देख लो, यदि आप अलवर भरतपुर देखोगे तो सरसों, ठीक है। अब सरसों आप कह दो कि उसमें ये पाली में हो जाए, कोटा में हो जाए, तो नहीं है, मुश्किल है, होगी तो बहुत कम, ठीक। मैं प्रसिद्धि की बात कर रहा हूँ, कोई कहते जी मैं कोटा का हूँ हमारी सरसों होती है। मैं प्रसिद्धि की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान में यदि सरसों की बात आएगी तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर भरतपुर की आती है, वो फेमस है वहां के, सिंपल सी बात है ये, क्योंकि वहां की मिट्टी वही है, और कोई ये अब से नहीं है, ये पुरातन काल से है। अब की बात नहीं है कि जी पिछले साल तो होती थी अब नहीं होती, ठीक समझे ना, क्यों, वहां का क्लाइमेट ऐसा है, वहां की जलवायु ऐसी है। तो ये मिट्टियां हमेशा यही होती है गेहूं और मक्का के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना ताकि आगे जोर ना लगाना पड़े। अब यहां क्या है, दो जनजातियां पाई जाती है, ये भी आपके वर्ल्ड आर्ट एंड कल्चर का सब इसके अंदर है, विश्व का कला व इतिहास सब इसके अंदर है, टेंशन ही मत रखो आप। इसमें आपकी इतनी चीजें कवर हो रही है, इसका मैं चाहता तो 2 दिन के अंदर लगा देता। इसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, इसके अंदर वर्ल्ड आर्ट एंड कल्चर आएगा। ये क्या है, जनजातियां नहीं पढ़ते, विश्व की प्रमुख जनजातियां नहीं आता आपका टॉपिक, वो यही तो है, इसी के अंदर तो है। अब तुम लोगों को क्या है, एक हेडिंग डलवा दो, विश्व की प्रमुख जनजातियां, पहला मंडन, यह उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, तो तुमको वो मजा आता है उसके अंदर, नहीं नहीं यार एक जगह आ गया ठीक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलो जनजातियां कर लेंगे, फिर और जहां पर यदि कोई विशेष प्रकार का नृत्य होगा उसका क्या करोगे, यदि वहां पर कोई विशेष प्रकार की फसल होगी उसका क्या करोगे, वहां पर कोई विशेष प्रकार का जानवर पाया जाएगा वो क्या करोगे, वहां पर कोई घर बनाने की जो कला होगी उसका क्या करोगे, वो भी तो उसी का हिस्सा है। तो है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो। इसमें 2 जनजातियां पाई जाती है, ब्लैकफिट और मंडन, ब्लैकफिट और मंडन 2 जनजातियां पाई जाती है इधर। अब चाहे मैं आपको कुछ भी ना बताऊं, मंडन और ब्लैकफिट जनजातियों का संबंध किस देश के साथ है, बताइए। मैंने नहीं बताया, किससे होगा भाई, कनाडा के साथ होगा, अमेरिका के साथ होगा, कनाडा के साथ होगा। क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, कनाडा वाला पोर्शन बोल रहे हैं, हडसन की खाड़ी कहाँ आती है, कनाडा वाले पोर्शन में आती है। इसीलिए आपको कहा था मैप को ढंग से देखो, तो ना जानोगे तो ही जान जाओगे। अब ऐसे कर लो, मंडन कनाडा में, ब्लैकफिट कनाडा में, फिर नहीं 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 ये इसमें, वैसे ऐसे नहीं होती भाई, कितना कर लोगे, भरा पड़ा है सारा, कैसे कर लोगे। अभी तो अफ्रीका और है, उसमें जातियां ही जातियां ये बड़ी पड़ी है, हुत्तू और बुत्तू सब पड़ी हुई, कैसे कर लोगे आप, खुद एनालाइज किया करो। चलिए जी, हम तो बताने वाले हैं जी, लेकिन हमारी बात को क्या है, नजरअंदाज करते हैं लोग, कहते हैं क्यों नजरअंदाज, इसलिए करते हैं क्योंकि पढ़ने में दिक्कत आती है उसको,
पढ़ना वो चाहता नहीं, वो चाहता है अपॉइंटमेंट लेटर दे दो बस प्लीज, अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद पढ़ा लो जितना पढ़ाना है। ऐसे थोड़ी होता है, जोर लगता है भैया, ऐसे नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। अब हमने ये शीतोष्ण कटिबंधीय आपको बताया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना आप, एक बेस बता देता हूं। ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये जो है 0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये बीच में है, ठीक है ना। और इसके ऊपर की तरफ जब आप जाओगे 23.5 डिग्री है, ये कर्क रेखा है। देखो अभी समझाया था, अभी समझाया था। अपनी बात कर रहे हो, अपनी बात कर रहे हो, किसी को यही नहीं पता कि ये क्यों बना रहे हैं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है मन के अंदर कि यार कुछ पता, आज कुछ नया मिलेगा हमें यार, हाँ बना देंगे बाद में उतार लेंगे, बात खत्म। उतार ले भाई, और तब क्या करें, उतार ले उतार ले, बाद में तेरे को लोग नहीं उतारे तो मेरे को बता देना, मेरा क्या जाता है, पता नहीं। ये आर्कटिक रेखा है, ये 66.5 जो है अंटार्कटिक रेखा है, ठीक। अब आप देखिए, जब आप करो कम से कम आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा, ये गारंटी देता हूं आपको, जरूर अंदाजा हो जाएगा। और ना भी अंदाजा हो उसका भी एक छोटा सा तरीका बता दूंगा। देखो ये वाला जो पोर्शन है 23.5 से 23.5 के बीच में, ठीक है, इसके बीच में यदि कोई भी देश आ गया या कोई भी घास का मैदान आ गया, कुछ भी आ गया इसके बीच में, इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब यदि यहां कोई घास का मैदान है तो आपसे पूछ ले कि वो कौन से घास का मैदान है, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जी, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। कुछ भी आ जाए यहां पर, इनकी संख्या कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती है। ज्यादातर ये आपको मिलेंगे अफ्रीका में। क्यों मिलेंगे? इसलिए मिलेंगे कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आपको अपने आप पता लग जाएगा जब तीनों गुजर रही है, इसका मतलब जो भी यहां पर होगा वो घास का मैदान होगा। जब तीनों रेखाएं उससे गुजर रही है तो ज्यादा पोर्शन तो उष्णकटिबंधीय हो गया ना उसका, ठीक है। अब इतना तो आप जानते हो कि भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है, इसका मतलब गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। अब जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो यहां पर वनस्पति भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। क्यों? सूर्य के प्रकाश पड़ता है और सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और सूर्य के प्रकाश से पौधे भोजन बनाते हैं। तो यहां पर जो भी स्थिति होगी वो उष्णकटिबंधीय है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो 23.5 से 66.5 और 23.5 से 66.5, यहां पर यदि कोई आ जाए तो उसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण, ये भी क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए, अभी जो आप प्रेरीज पढ़ रहे हो ना, ये जो प्रेरीज पढ़ रहे हो, ठीक है, वो यहां है, समझे। अब मैं जब दक्षिण अमेरिका चालू करवाऊंगा तो मैं पंपास कराऊंगा ना, तो पंपास यहां है, बस यही कहानी है और कुछ नहीं है प्रेरीज और पंपास की। अब इससे ऊपर जाओगे, इसे कहते हैं शीत कटिबंध। यहां बर्फ ही बर्फ होती है। तो बताइए यहां पर वनस्पति की क्या स्थिति रहेगी? न के बराबर। इसका मतलब आप कभी भी देख लेना,
आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि यह शीत कटिबंधीय घास का मैदान है। ऑप्शन में यदि आ जाए 99.9%, पॉइंट एक का मैं कुछ भी नहीं कह सकता, 99.9% इस ऑप्शन को सबसे पहले काट देना। ये आंसर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि यहां कोई घास का मैदान नहीं है, बर्फ है यहां पर। 99.9% और आता है ये ऑप्शन में। ठीक है, अब ज्यादा जो आपके घास के मैदान होंगे ज्यादा, अब कहो जी मेरे तो कुछ ही पल्ले नहीं पड़ी साहब और मुझे कोई तुक्का मारना है, तो बेटा शीतोष्ण कटिबंधीय पे तुक्का मार देना, सही निकलेगा। शीतोष्ण कटि मतलब चांस हो जाएंगे आपके कुछ। जब आपको मैं आगे करवाऊंगा ना तो सारे लगभग शीतोष्ण कटिबंधीय निकलेंगे। उष्ण कटिबंधीय 3 या 4 होंगे, उनको चाहे अलग से याद करना कि ये उष्ण कटिबंधीय है भैया, इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय है। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बच्चे रटते रहते हैं इसको। ये पिक्चर हमेशा ध्यान रखना, इससे आप में एक समझ पैदा होगी। भारत के संबंध में आप बात कर लोगे, क्योंकि आप चाहे उत्तरी अमेरिका के बारे में ना जानो, दक्षिण अमेरिका के बारे में इतना जरूर जानते हो कि भारत के बीच में से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने कभी ये भी सुना होगा कि भारत के बीच में यदि कर्क रेखा गुजरती है तो भारत की जलवायु जो है उष्ण शीत उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है ना, शीत उष्ण कटिबंधीय दोनों का मिला के पूछते हैं वो, ये है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। बस ये इसको नोट डाल के अलग से लिख लो आप इसको, ये समझ पैदा करेगा आपके अंदर। रट्टे वाले स्टूडेंट से बाहर निकल जाओगे। चलें? हाँ जी, कोई बात नहीं, आराम से। वैसे और चीजें तो समझते ही हो। ये वाला जो है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है ये। चले, ये आपकी समझ के लिए, आगे कभी बात नहीं करेंगे इसकी। चले, आइए तीसरा आ जाइए। ये खत्म होगी कैनेडियन शील्ड आपकी, इसको नोट डाल के आप चाहो तो ऐसे करके अलग से कर सकते हो। इसको पता लगा कैनेडियन शील्ड में पढ़ रहे हो कि कैनेडियन शील्ड में नॉर्थ और साउथ को 4 रेखाएं 5 रेखाएं आती है, उसको ऐसे बांटते हैं, पढ़े जा रहे हैं, भरोसा नहीं है कुछ भी। उल्टा ये ऊपर से ये और कह देंगे आपने तो कहा था। लिखिए मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। इसमें लिखो ये जो है पश्चिमी कार्डिलेरा व अपलेशियन पर्वतमाला के मध्य, और अपलेशियन पर्वतमाला के मध्य।
अपलेशियन पर्वतमाला के मध्य बताया जा चुका है। अपलेशियन पर्वतमाला सारे मैदान है। मैदान का निर्माण हमेशा नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से होता है। लिख दीजिए, लिखिए, इन मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से होता है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। चौथा लिखिए, अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला, ये जो अपलेशियन पर्वतमाला है ये उत्तरी अमेरिका के पूर्व में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पूर्व में है। फिर लिखो, यह प्राचीन वलित पर्वतमाला है। प्राचीन वलित पर्वतमाला है। प्राचीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है ना, वलित मतलब वलय पाए जाते हैं, प्राचीन है। ठीक है, देखो आपका एग्जामिनर जो है आपसे पूछता है निम्न में से कौन सी नवीन पर्वतमाला नहीं है, निम्न में से कौन सी प्राचीन पर्वतमाला नहीं है, तो आपको ये कैटेगराइज करना आना चाहिए साथ साथ। ठीक है ना, जैसे भारत के संबंध में बात करें तो आपके क्वेश्चन आता है सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय। प्राचीन पर्वतमाला कौन सी, अरावली, ऐसे आता है, वैसे है ये। ठीक है ना, तो वर्ल्ड के लेवल पर यदि अपने देखें सबसे ज्यादा जो फेमस है वर्ल्ड में, लगभग आपको जो प्राचीन पर्वतमालाएं मिलेगी वो नई मिलेगी लगभग। ठीक है ना, और प्राचीन में यदि बात करोगे तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन पर्वतमालाओं में आप दिख जाओगे, जैसे अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, ये सारी प्राचीन में आ जाती है। ठीक है ना, यहां आपको ऐसा कोई दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। नई पर्वतमालाएं जो होती है ना, जहां भी नई है वहां भूकंप की स्थिति होती है, ज्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट चलता रहता है। और प्राचीन जो होती है उसमें भूकंप ना के बराबर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, आने को तो वहां भी आ सकते हैं, क्योंकि यदि दूसरे स्थल पर कोई उत्पत्ति हुई तो उसका प्रभाव वहां देखने को मिल जाता है। जनरली आप कभी नहीं सुनोगे कि अरावली पर्वतमाला पर भूकंप आ गया, सामान्यतः कभी नहीं सुनोगे। लेकिन जैसे हिमालय की बात आओगे तो आप वहां मिल जाएगा आपको, नेपाल वगैरह वहां आपको भूकंप ही भूकंप मिल जाएंगे, क्योंकि हिमालय नवीन पर्वतमाला है। तो ये आप ध्यान रखना कि वर्ल्ड लेवल पर जितना मैंने देखा है, अब जब भी क्वेश्चन आया है ये ऑप्शन जरूर देता है, वो अपलेशियन पर्वतमाला ये जरूर देगा आपको, जितना मैंने देखा है पुराने सालों में, ज्यादा तंग नहीं करता है। तो यहीं पर याद कर लेना कि ये प्राचीन वलित पर्वतमाला है और उत्तरी अमेरिका के पूर्व के अंदर है। ये एक आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी पर्वतमाला होती है ना, उसकी चोटी आपको पता होनी चाहिए, और सबसे ऊंची चोटी, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिसेल, माउंट मिसेल, माउंट मिसेल बोलते हैं, ये सबसे ऊंची चोटी है इसकी। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। तो अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन ए मतलब अरावली। अब मेरे हिसाब से हर बच्चा जानता है कि अरावली पर्वतमाला प्राचीन पर्वतमाला है, तो ए के नाम से ध्यान रह जाएगा, ये प्राचीन है। बस चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे, इसका भौतिक भूगोल हो गया। अब नॉर्थ अमेरिका का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे हम, ड्रेन सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लिख दीजिए, नॉर्थ अमेरिका का अपवाह तंत्र, ड्रेन सिस्टम ऑफ DRAINGE,
ड्रेन सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ड्रेन सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ड्रेन सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसमें लिखो, इसमें नदियों और झीलों के बारे में, इसमें नदियों और झीलों के बारे में पढ़ा जाता है। नदियों और झीलों के बारे में पढ़ा जाता है। नदियों और झीलों के बारे में पढ़ा जाता है। चले, आइए, नदियां और झीलें आती है इसके अंदर। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए जल्दी जल्दी, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। चले, आइए, सबसे पहले लिखिए कनाडा की वे झीलें जिनका निर्माण ग्लेशियर से होता है। कनाडा की वे झीलें जिनका निर्माण ग्लेशियर से होता है। कनाडा की वे झीलें जिनका निर्माण ग्लेशियर से होता है। क्लियर? आइए, मतलब अब जो मैं झीलें आपको कराने जा रहा हूं वो सारी कहां है? कनाडा के अंदर है। निर्माण कहां से हुआ है? ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं? ऊंचाई वाले वह स्थान जहां पर बर्फ जमी रहती है। तो इसमें सिर्फ अपने झीलों के बारे में बात करेंगे। आ जाइए, इसके लिए आपको मैप निकालना पड़ेगा। तुम यार बिना बात के नहीं निकाल सकते क्या कभी? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं नॉर्मल जानकारी के लिए। नहीं, वो तो मुझे पता है नहीं निकाल सकते आप, लेकिन फिर पूछ रहा हूं। पूछने में क्या दिक्कत है यार, इतना तो अधिकार दे ही दो। अरे क्या लिख दिया? आ जाइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, मान गए आपको। चलिए, वैसे तो देखें ना, जैसे आप लोग करते हो तो इसको है ना, और एक बढ़िया तरीका और बता देता हूँ। गोंद होता है ना, गोंद, वो फेविक्स जो भी आप करते हो उसको है ना अपने पास में रखा करो, और ये चीज़ आ जाए ना तो जैसे इसको यहाँ चिपका दिया, ठीक है ना, हैंड टू हैंड चिपका दिया। अब जब आप इस पर कुछ लिखेंगे ना अपने, तो आपको ये जगह भी मिल जाती है। इधर ये है, नहीं वो आपकी मर्जी है, वो कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग ये बताओ, इससे तंग होते हो क्या यार? ये नहीं, कई बार लग जाए ऐसे ही क्या यार, क्या मतलब है, सीधे से ही बता दे तो इसमें क्या मतलब ऐसे। तो कोई बात नहीं, आप सोचते रहो, यहाँ तो ऐसे चलेगा बेटा। नहीं, कई बार दिमाग में आ जाए। चलिए, आइए, बस बेटा, हो गया काम।
ये ऊपरी ऊपर जो आप देख रहे हो ये, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं आपको ये चीजें नहीं लिखाऊंगा, ग्रेट बियर झील का उद्गम कहां से होता है, निर्माण किससे होता है? ग्लेशियर से। किस देश में है? कनाडा में। तो 2 लाइनें तो लिखनी ही नहीं है भूल के भी। अब इसकी खास क्या बात है? खास यही बात है जो आपको ये लाइन दिख रही है, यही ये क्वेश्चन है। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, यही क्वेश्चन है। ये जो लाइन है ये है 66.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। वह कौन सी झील है जिससे आर्कटिक रेखा गुजरती है? आर्कटिक वृत्त निम्न में से किस झील से गुजरता है? यही आता है ग्रेट बियर झील। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, इस झील से आर्कटिक रेखा गुजरती है। इस झील से आर्कटिक रेखा गुजरती है। क्लियर? और ये जो झील है, यहां पर एक और लिख दीजिए, यहां पर एक शहर है, उस शहर का नाम है पोर्ट रेडियम सिटी। पोर्ट रेडियम सिटी शहर है ये, पोर्ट रेडियम सिटी शहर है ये। रेडियम नाम से ही पता लग रहा है, रेडियम पाया जाता है यहां पर। लिख दीजिए पोर्ट रेडियम सिटी में। यहां पर यूरेनियम और रेडियम के भंडार पाए जाते हैं। यहां पर यूरेनियम और रेडियम के भंडार पाए जाते हैं। यूरेनियम और रेडियम के भंडार पाए जाते हैं। चले, हो गई बात। अब जो आप नीचे की तरफ देख रहे हो, जब आप यहां की तरफ आओगे, ये एक अथावस्का झील है। अथावस्का झील ऊपरी ऊपर आपके गुंडी सी निकली हुई है ना ये, ठीक है ना, इसमें थोड़ी सी है नहीं यहां पर, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो है अथावस्का झील, अथावस्का बिल्कुल उसके नीचे है। हाँ वही है जो चोंच सी ऊपर निकली हुई है ना, आपके नहीं, मतलब उस मैप में वो ये अथावस्का झील है ये। ठीक है, आइए ये जो, अरे यार कोई बात नहीं, माफ कर दो यार। अरे बदमाशी मत किया करो, फिर देखो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ग्रेट स्लेव लेक है, माफी चाहेंगे, ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक, इसमें लिखिए उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील ग्रेट स्लेव लेक। तो ग्रेट स्लेव लेक कहां है? निर्माण ग्लेशियर से, और इसका मेन पॉइंट यही है। चले, अब ये जो आप देख रहे हो नीचे की तरफ, एक यहां बीच में भी है, उसको छोड़ दीजिए, ये बीच में यहां,
ठीक है ना, एक पक्षी जैसा है ना, हाँ हाँ, पक्षी जैसा। इसमें भी चोंच से, अरे मत करो ऐसे, अरे जाने दो बेटा, जाने दो। अथावस्का झील, इसके, हाँ ये ध्यान रखना, ये जो अथावस्का है, आगे चलकर मैं आपसे बात करूंगा, एक झील आएगी बिल्कुल यहां नीचे की तरफ है एक, ठीक है ना, उसका नाम होगा इटास्का झील, ठीक है ना। तो इटास्कार अथावस्का अलग अलग है, ठीक है ना। इटास्का आगे बात करेंगे अपने। यहां पर ये जो अथावस्का है, यहां पर एक प्रसिद्ध शहर है, उसका नाम है यूरेनियम सिटी। यूरेनियम सिटी, यूरेनियम सिटी, इसमें लिख दो, यहां पर यूरेनियम के भंडार हैं, यहां पर यूरेनियम के भंडार हैं। चले, आइए। चले, अब इसके नीचे जो आप देख रहे हो, ये है, इसको यहां कर लो चाहे, रेंडियर झील, नीचे की तरफ, अथावस्का के नीचे है। हाँ, जो दो दिख रही है वो, हाँ बिल्कुल दोनों को ही कहते हैं, कोई बात नहीं, कह लेने दो, मना मत करो उसको। रेंडियर झील है, रेंडियर झील है, नहीं कुछ नहीं लिखना इसके अंदर। चले, आइए। अब देखिए, यहां थोड़ा सा स्पष्ट चित्रण नहीं है इसका, हो सकता है आपके मैप के अंदर हो वो। यहां पर आपको ऐसे दो मिलेगी, ऐसे है क्या, हाँ इसमें थोड़ी, हाँ दो है ना ऐसे, हाँ ये, इस पे आ जाइए। ये है विनिपेग झील, इसके अंदर पता नहीं क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया हुआ इसको, जो भी है, विनिपेग झील, विनिपेग झील है। प्रसिद्ध शहर जो है विनिपेग, तो विनिपेग शहर कहां पर है, कनाडा के अंदर, विनिपेग झील के किनारे है, ठीक है, हो गई ना बात सारी। विनिपेग झील भी है, विनिपेग शहर भी है। ये जो विनिपेग है जो कि कनाडा के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना, इसे कहा जाता है विश्व में गेहूं की मंडी, विश्व में गेहूं की मंडी। चले, अब ये सारी कनाडा के अंदर है, सारी कनाडा के अंदर है ये। चलो, अब आपने क्या करना है, अन्य झीलें, अन्य झीलें, हाँ ये जैसे वहां चिपका लेना, ठीक है ना, चिपका लिया, चिपकाने के नीचे लिख देना अन्य झीलें। पहले मैप चिपकाना है,
फिर लिखना है अन्य झीलें। समझे बात को? आइए, अन्य झीलों में सबसे पहले लिखो, अरे एक तो तुम लोग है ना, ज्यादा बात मत करो, बात मत किया करो, तुम्हारी जोड़ियां तोड़नी पड़ेगी। कोई कुछ जोड़ियां बनी हुई है बीच में, उनको तोड़ना पड़ेगा। ये जो राम लखन की जोड़ी है ना, ये खतरनाक होती है। ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है। अब ग्रेट साल्ट लेक के बारे में आपको बता चुका हूं, अच्छे तरीके से आपको बता दिया। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील हो गई थी ना। और इसमें अंदर दूसरी जो हम बात करेंगे वो है 5 ग्रेट लेक्स, 5 महान झीलें। 5 ग्रेट लेक्स, 5 महान झीलें, 5 महान झीलें, ठीक। आइए, अब इसमें जो आप देख रहे हो, अब यहां आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। मैंने तो देखिए रेड कलर में ये जो सारी लिखी है वो कनाडा की है, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसको ब्लू कलर में लिखूं तो फिर वो अलग हो जाएगा। जैसे ये जो आप छोटी सी देख रहे हो, ठीक है ना, आप चाहो तो अपने तरीके से कर देना, नहीं तो दूसरा मैप ले कर देना। ये ग्रेट साल्ट लेक है, इसी के अंदर डाल दो अलग कलर में। ध्यान रहे ऊपर हेडिंग डली हुई है कनाडा वाली, कहीं इसको कनाडा में मत डाल देना, अमेरिका के अंदर है ये ग्रेट साल्ट लेक। मृत घाटी याद आ रही है, कैलिफोर्निया वो वाला, ये अमेरिका की है, कनाडा की नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो इनका अलग हिसाब है भाई, ठीक है ना। इनकी पूरी डिटेल आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये होती है 5 महान झीलें, 5 महान झीलें, 5 ग्रेट लेक्स। इसको अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा यहां पर, शानदार वाला, ठीक है ना। सुपीरियर है, मिशिगन है, यूरन है, ईरी है, बहुत आते हैं इस पे क्वेश्चन खूब। कौन किसको जोड़ता है, सू नहर क्या है, वो सब पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है। वो 5 महान झीलों की अपने डिटेल जो है यहाँ पर करेंगे, कल करेंगे। चलिए, नहीं ये अमेरिका में है। अरे रुक जाइए, चले, ये है तो किसके 2 मिनट रुकिए एक बार। वो कई ऐसे फोटो खिंचाते हैं ना। चलिए, जो भी है ये, चलो आइए। अब अपना पेपर हुआ था इंडियन इकोनॉमिक्स का, हुआ था इससे पहले। अरे बात मत करो, इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था और इंडियन इकोनॉमिक्स के तहत जो पहली रैंक है वो है रेखा की 28.05। कौन है, नहीं आए। दूसरे नंबर पर है उर्मिला 22.7 है, ये भी नहीं है, क्या बात है। तीसरे नंबर पर है नीलम चौधरी 20.05। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। लो भाई एक फोटो खींच लो बढ़िया सी कोई।
लाओ यार। हाँ देखो बताओ, कम दिख रहा है आपको? ये है क्या? चलो अच्छा ये है क्या? आइए भाई, चलिए भाई, लो बेटा। चलो कोई बात नहीं जी। करंट जीके का पेपर तैयार रखना भैया। पेपर क्या वो तैयार